Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन फंजाई का दूसरा पोर्शन है, जिसमें मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले पोर्शन में डिस्कस किया था। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के दूसरे पोर्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करें। बेसिकली जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ दो फंजाई का होना ज़रूरी है। यानी जब तक दो डिफरेंट फंजाई नहीं होंगे तो कभी भी ये प्रोसेस यानी अकर नहीं हो सकता, इसकी अकरेंस नहीं होगी। तो सबसे पहले आप एक बात तो जहन में रखनी है, जब हम डिटेल में जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई के, तो हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डिस्पाइट इसके बावजूद डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इन डिफरेंट फंजाई, लेकिन एक सब में कॉमन है। वो क्या है? न्यूक्लियस का फ्यूज होना, उसके बाद मियोसिस का होना। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और उसके बाद मियोसिस का होना, ये सारे फंजाई के ग्रुप में कॉमन है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिटेल है वो हर फंजाई के ग्रुप में डिफरेंट है, लेकिन एक दो चीज़ें हर फंजाई में होती हैं। जो ही फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा उसके बाद मियोसिस स्टार्ट होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद डिप्लॉयड कंडीशन बनती है और मियोसिस, वो आमतौर पर फंजाई में जितने भी सेल होते हैं या जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इस वजह से जो ही फंजाई के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन बनती है, फ़ौरन ही मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है कि मियोसिस के स्टार्ट होते ही ये दोबारा जो डिप्लॉयड कंडीशन है किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी? हैप्लॉइड कंडीशन में होगी। उसके बाद तो अपने जहन में रखना है कि जब टू फंजाई रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब दो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आमतौर पे जो ही टू पेरेंट्स की बात आती है फौरन जहन में होता है कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट फंजाई में अप्लाई नहीं होता। फंजाई में जेंडर नहीं है, ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है। ठीक है। फंजाई में हमेशा एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले दो फंजाई आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे जो जेनेटिकली डिफरेंट हों। जो मेल और फीमेल का प्लांट और आप कह सकते हैं एनिमल में कॉन्सेप्ट है, उसमें क्रोमोसोम के डिफरेंस आता है। जैसे XX है, XY है, जिसके पास XY होगा वो मेल होगा, जिसके पास XX होगा वो फीमेल होगा। लेकिन फंजाई में जीन्स के डिफरेंस की वजह से आप कह सकते हैं दो डिफरेंट फंजाई बनते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होती है। तो इस वजह से लिखा जाता है कि फंजाई में हमेशा एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले दो ऐसे फंजाई जो जेनेटिकली डिफरेंट हों। जैसे सपोज मैं कहता हूँ ये दो फंजाई हैं, ये जेनेटिकली डिफरेंट है, दो फंजाई हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट है, तो ये आपस में रिप्रोडक्शन करें, लेकिन इनकी स्पीशी एक होनी चाहिए। इनकी स्पीशी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। इस वजह से एक वर्ड इस्तेमाल किया गया कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल का मतलब है कि दो ऐसी चीज़ों का मिलना जिनमें मिलने की सलाहियत हो। कॉम्पैटिबल, जो मुवाफ़क़त रखते हों, जो मुसाबकत रखते हों। तो टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल। मैटिंग का मतलब है जो ऐसी टाइप्स जो रिप्रोडक्शन करें वो मैटिंग टाइप्स कहलाती हैं, कम क्लोज टू ईच अदर। यानी आप कह सकते हैं फंजाई में दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स वो एक दूसरे के जब करीब आती हैं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यानी इसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वजह से आमतौर पे इन दो फंजाई को अलग-अलग शो करने के लिए हम एक के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, एक के ऊपर नेगेटिव साइन। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाया है तो बेसिकली अट्रैक्शन को शो करता है कि दो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स आपस में क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। तो ये कभी आपने ये नहीं समझना अगर फंजाई के ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाओ एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाओ तो आप ये समझें कि शायद इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये अट्रैक्शन को शो करती है। किसको शो करती हैं? कि दो फंजाई जो जेनेटिकली डिफरेंट थी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं।
तो जब ये दो फंजाई एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी तो एक जगह इनके हाइफी आके मिल जाएंगे। तो जो ही हाइफी मिलेंगे तो उस जगह पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। साइटोप्लाज्म, और फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। गैमी, जब भी आपने वर्ड सामने गैमी जैसे गैमीट्स का वर्ड आता है तो हर वो चीज़ जो मिलने की सलाहियत रखती है वो गैमी कहलाती है। जैसे शादी के लिए भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं गैमी। किसी ने एक शादी की है मोनोगैमी, किसी ने काफ़ी सारी शादी की है पॉलीगैमी, क्योंकि इसमें दो लोग इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। तो दो लोगों का मिलना वो क्या कहलाता है, गैमी यानी शादी वगैरह कहलाता है। तो यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ प्लाज्मोगैमी के दो मुख्तलिफ किस्म के फंजाई के साइटोप्लाज्म आपस में मिक्सअप हुए हैं। उसके बाद फिर ये दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो न्यूक्लियस के मिलने को हम कहते हैं कार्योगैमी, साइटोप्लाज्म के मिलने को प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस के मिलने को कार्योगैमी कहा जाता है। तो आपने ओवरऑल यहाँ जो बातें लिखी हैं उसको जहन में रखना है कि जब भी दो फंजाई आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे उनको जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए। जेनेटिकली आइडेंटिकल फंजाई कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, कंपैटिबल एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ होना चाहिए, मैटिंग टाइप, और वो आपस में रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत भी रखते हों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत भी रखते हों। तो जब ये तीन कंडीशन जिनमें फॉलो होंगी तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, इसको प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। फिर बाद में उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे, इसको कार्योगैमी कहा जाता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये है फंजाई में क्लासिफिकेशन की बुनियाद कि फंजाई के जो चार बड़े ग्रुप बनाए गए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स, इन दोनों की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की गई है। जैसे क्लासिफिकेशन इन टू 4 ग्रुप्स ऑफ फंजाई इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, कोई स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर को देख के क्लासिफिकेशन की गई, उस फंजाई का नाम रखा गया। या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई ऐसा तरीक़ेकार हुआ जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हुई। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ाइगोमाइकोटा का नाम इस वजह से रखा गया क्योंकि ज़ाइगोमाइकोटा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें एक ख़ास किस्म का स्पोर बनता है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोस्पोर। एस्कोमाइकोटा का नाम इस वजह से बनता है, इसमें एक ख़ास किस्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है एस्कस, जो सैक लाइक होते हैं। सैक लाइक से क्या मुराद है कि एक तरफ से बंद होगा, एक तरफ से ओपन होगा। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो एक तरफ से बंद हो एक तरफ से ओपन हो, ये सैक लाइक कहलाता है। उसके बाद बिसिडियोमाइकोटा को नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि इसमें बिसिडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, और जो बिसिडियम है इसकी शेप आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही होगी। तो ये इस तरह का शेप, जैसे पहले लोग इसको एज ए वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, ठीक, किसी को मारने के लिए या किसी को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इसमें क्लब, इसको हम कहते हैं क्लब शेप, क्लब शेप। तो बिसिडियोमाइकोटा, बिसिडियम की अगर हम ट्रांसलेशन करें तो क्या बनता है, क्लब शेप। तो ये जितने भी नाम रखे गए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो स्ट्रक्चर जिस शेप के बने हैं उस शेप की वजह से इनके नाम रखे। डिटिडियोमाइकोटा ये ऐसी फंजाई है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं। 3 ग्रुप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, चौथे ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। उसके बाद डाइकैरियोटिक हाइफी क्या होता है या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी क्या होता है। बेसिकली अभी हमने बात की कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट होनी चाहिए, मैटिंग टाइप होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ही 2 जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स आके मिलेंगी तो सबसे पहले इनका में प्लाज्मोगैमी होगा, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास 3 में से, क्योंकि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो फंजाई के 3 ग्रुप करते हैं, लेकिन उनमें से 2 जिनका नाम है एस्कोमाइकोटा और बिसिडियोमाइकोटा, बजाय उनमें फ़ौरन ही कार्योगैमी के होने के, वो जगह जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फंजाई मिले, प्लाज्मोगैमी हुई, वहाँ से कुछ हाइफी निकलना शुरू हो जाते।
उस हाइफी में इधर से भी न्यूक्लियस जाता है, इधर से भी न्यूक्लियस जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक न्यूक्लियस इधर से चला गया, एक न्यूक्लियस इधर से चला गया, और फिर बजाय ये फ्यूज करने के डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये जो ब्लू वाली हाइफी है इसके न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहे हैं, जो रेड वाली है इसके न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहे हैं, और ये डिवाइड होते जाते हैं। और डिवाइड होने की वजह से हाइफी एक है लेकिन इसमें न्यूक्लियस दो किस्म के हैं, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी। नाम से जाहिर है, डाइकैरियोटिक हाइफी। कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, डाई कहते हैं दो को। इसी तरह प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म का मिलना, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का मिलना। तो आप ये समझ लें कि यहाँ दो न्यूक्लियाई बजाय आपस में फ्यूज करने के ये इकट्ठे रहना शुरू कर देते। तो वो हाइफी जिसमें दो न्यूक्लियस इकट्ठे रह रहे हों वो कंडीशन कहलाती है, वो हाइफी कहलाता है डाइकैरियोटिक, जिसको हेट्रोकैरियोटिक, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियस मौजूद हों। तो ये जो हाइफी हैं ये क्या है, हेट्रोकैरियोटिक है। और ज़्यादातर आप कह सकते हैं एस्कोमाइकाटा और बेसिडियोमाइकाटा में हाइफी इसी तरह के होते हैं। इसके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बाई न्यूक्लिएट भी। तो बहुत कम ड्यूरेशन होता है कि ये मोनोन्यूक्लिएट वाली कंडीशन में हो। मोनोन्यूक्लिएट एक किस्म का न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लिएट दो किस्म के न्यूक्लियस। तो आप कह सकते हैं कि इनमें जो बेसिडियोमाइकाटा और एस्कोमाइकाटा में लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होती है। लेंथी डाइकैरियोटिक फेज से क्या मुराद है कि दो न्यूक्लियस बजाय मिलने के वो काफ़ी देर तक इकट्ठे रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं इन दोनों ग्रुप में जो ज़्यादातर हाइफी हैं बॉडी के अंदर वो आमतौर पे डाइकैरियोटिक हाइफी होते हैं कि दो मुख्तलिफ न्यूक्लियस उसमें मौजूद होते हैं। अब ये नहीं कि ये हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, हो सकता है किसी भी जगह न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए। तो जिस जगह न्यूक्लियर फ्यूजन होगा उस जगह मियोसिस स्टार्ट होगी और उस जगह स्पोर बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद मियोसिस का होना ये सारे फंजाई में एक ही तरह है। ठीक हो गया। तो ये आपने डाइकैरियोटिक हाइफी की डेफिनेशन याद रखनी है। इसमें होता क्या, इन 2 of 3 ग्रुप ऑफ फंजाई जैसे बेसिडियोमाइकाटा, एस्कोमाइकाटा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट अकर, कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई नहीं होता। किसके बाद नहीं होता, इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के फौरन बाद नहीं होता। अब ये भी नहीं आपने समझा कि होता ही नहीं, होता है लेकिन काफी अरसे बाद इनमें होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इनमें पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर लेंथी डाइकैरियोटिक फेज आती है, और फिर इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और फिर इसमें मियोसिस होती है, और फिर स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पूरा इवेंट है कि प्लाज्मोगैमी हुआ, लेंथी डाइकैरियोटिक फेज आई, काफ़ी देर तक ये दोनों न्यूक्लियस इकट्ठे होते हैं, फिर कहीं कहीं आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, वहाँ मियोसिस हुई और वहीं स्पोर बने। अब इसमें स्पोर कहाँ बनेंगे, ऐसे डाइकैरियोटिक हाइफी में जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है वहाँ। जाइगोमाइकाटा में क्या होता है, जाइगोमाइकाटा में प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद कारियोगैमी हो जाती है और फौरन ही मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, फौरन ही स्पोर बन जाते हैं। लेकिन दो ग्रुप में, चौथे में तो होती नहीं है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो ग्रुप में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन यानी प्लाज्मोगैमी तो हुआ, न्यूक्लियोगैमी या कारियोगैमी काफ़ी देर बाद होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं दो मुख्तलिफ न्यूक्लियस एक ही हाइफी में काफ़ी लंबे अरसे तक जिंदगी गुजारते हैं। तो इन 2 of 3 ग्रुप ऑफ फंजाई बेसिडियोमाइकाटा, एस्कोमाइकाटा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट अकर इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंस्टेड बजाय क्या होता है, 2 जेनेटिक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्रॉम 2 इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के जो जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो को एग्जिस्ट एंड डिवाइड इन सेम है, वो एक ही हाइफी में रहते हैं और उसी में डिवाइड कर रहे होते हैं बगैर मिले। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ फंजाई सच अ हाइफी कंटेनिंग 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज हेट्रोकैरियोटिक हाइफी, या फिर इसको डाइकैरियोटिक हाइफी या बाई न्यूक्लिएट हाइफी। 3 नाम याद रखना, बाई न्यूक्लिएट, डाइकैरियोटिक, हेट्रोकैरियोटिक। उसके बाद जब
आप कह सकते हैं कि दो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के फ़ौरन बाद मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। तो ये तीनों ग्रुप में बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। जाइगोट बना, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, वहाँ सब्सिक्वेंट के बाद उसके फ़ौरन बाद मियोसिस हुई। सब्सिक्वेंट का मतलब है उसके फ़ौरन बाद स्पोर बन गए, यानी मियोसिस के फ़ौरन बाद क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। जैसे जाइगोमाइकोटा में जिस जगह जाइगोट बनता है, जाइगोट बाद में कुछ देर के लिए जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जाइगोट है, इसको अपने स्पोर वो वाला नहीं समझना जिसने जर्मिनेशन करके नया फंजाई बनाना है। तो जाइगोस्पोर में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, उसके बाद मियोसिस हुई, उसके बाद सेक्स। अब ये जो सेक्सुअल स्पोर हैं ये जब जर्मिनेट करेंगे तब नया फंजाई बनाएंगे, तो इस वजह से नाम इनका जाइगोमाइकोट। एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर बनते हैं मियोसिस के बाद, और एस्कोस्पोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, और सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कोकार्प में होता है, यानी एस्कोकार्प में एस्कस होता है, एस्कस में एस्कोस्पोर। अब एस्कोकार्प से क्या मुराद है? ये कार्प का वर्ड जब भी आएगा तो ये फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? फ्रूट को रिप्रेजेंट। जैसे आपके सामने 8-9 दरख्त लगे हों और आपसे पूछा जाए ये दरख्त किस किस का है, तो शायद आपके लिए बताना मुश्किल हो कि ये दरख्त किस किस का है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको बता पाएंगे। लेकिन अगर उन दरख्त के ऊपर फ्रूट लगे हों, जैसे सेब लगा हो, आम लगा हो, खुबानी लगी हो, इसी तरह आड़ू लगा हो, तो मुख्तलिफ़ किस्म के फल लगे हों, तो हर बंदा जो जाहिल से जाहिल है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी बता सकते हैं ये आम का दरख्त है, ये आप कह सकते हैं सेब का दरख्त है, ये आड़ू का दरख्त है, ये खुबानी का दरख्त है। मुख्तलिफ दरख्तों के नाम वो बता सकते हैं। तो फल से दरख्त का अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान होता है। तो इसी तरह जैसे मैं एक फंजाई यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, तो फ़ौरन जब भी मैंने ये फंजाई ड्रा की तो सारे स्टूडेंट का ऑलमोस्ट पूरी क्लास का एक रिस्पांस होता है, वो इसको कहते हैं ये मशरूम ड्रा की गई। ये क्या ड्रा की गई है? मशरूम। तो आप ये समझ लें जिस तरह फ्रूट दरख्त के बारे में आसानी से बता देता कि ये कौन सा दरख्त है, इसी तरह ये वाली जो शेप है फंजाई के बारे में आसानी से बता देती कि ये मशरूम है। तो इसी तरह ज़्यादातर फंजाई में ये इस तरह की शेप्स बन रही होती। तो ये जो शेप है, जैसे फ्रूट प्लांट में इस्तेमाल करते हैं हम, जो फ्रूट है वो प्लांट से रिलेटेड है, उसको किसी और आप कह सकते हैं किंगडम में इस्तेमाल नहीं कर सकते उस वर्ड को। तो हमने यहाँ थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया कि जिस तरह एक दरख्त पर फ्रूट लगता है और फ्रूट से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सी फंजाई है, कौन सा प्लांट है, इसी तरह प्लांट बॉडी फंजाई की बॉडी में भी कुछ फ्रूटिंग बॉडी लगती है। यह हमने एक बॉडी का वर्ड फ्रूटिंग बॉडी कह दिया ताकि फ्रूट और फ्रूटिंग बॉडी में फ़र्क किया जा सके। यहाँ एक फ्रूटिंग बॉडी लगती है जो बता रही होती है किस किस्म की फंजाई है। तो आप कह सकते हैं फ्रूट के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कार्प। कार्प का वर्ड हमेशा फ्रूट। तो आप एस्कोमाइकोटा की जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एस्कोकार्प कहलाती है। एस्कोकार्प में सैक लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं जिसको एस्कस कहा जाता है, और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर। इसी तरह जैसे हमने बात की बिसिडियोकार्प, उसके अंदर बिसिडियम लगते हैं और बिसिडियम के ऊपर बिसिडियोस्पोर लगते हैं। तो एस्कस के अंदर बिसिडियम के ऊपर बिसिडियोस्पोर लगते हैं। तो बिसिडियोकार्प को कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द बिसिडियोमाइकोटा इज कॉल्ड एज the fruiting body of the member of Basidiomycota is called as Basidiocarp. Ascocarp को कैसे डिफाइन करेंगे? The fruiting body of the member of Ascomycota is called as Ascocarp. तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि यहाँ अगर आप देखें तो डिफरेंट फंजाई में डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस कि जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा मियोसिस के बाद स्पोर का बनना, ये तीनों ग्रुप में कॉमनली हो रहा होता है। तो ये थोड़ा सा जहन में रखेंगे, ये सीक्वेंस जहन में रखेंगे। बिसिडियोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बिसिडियम लगता है, बिसिडियम के ऊपर बिसिडियोस्पोर। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी फ्रूट में बीज होता है। तो ये जो हमने आज डिस्कस किया है, इट इज़ द बेसिक, ये बेसिक है टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट 4 ग्रुप ऑफ द फंजाई।
और उसी के ज़रिए से हम अगले जो 4 ग्रुप हैं उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वजह से इस लेक्चर को थोड़ा सा आपने ध्यान से अच्छी तरह सुनना भी है, याद भी करना है। अगले लेक्चर सुनने से पहले अगर आप लोगों को ये सारी बातें याद होंगी तो अगला लेक्चर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.